20 डेज प्लेस में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट क्लास में यार अपन ने केमिकल काइनेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, जहां पर जो क्वेश्चन बन सकता था उनकी बात कर ली थी। आज अपन कई सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिनका बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएं भाई। अब बात करते हैं, नेक्स्ट अपन ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक वहां तक पढ़ लिया था। अब मेथड पढ़ने वाले हैं जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करें। इसे अपन ने क्वेश्चन के फॉर्म में कर लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको गिवन है 2A + V गिव्स प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको गिवन है, उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट करे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अलग अलग A और B की कॉन्सेंट्रेशन लेते हुए उन पर अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन आई हुई है। इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत आसान तरीके से अपन इसे सॉल्व करना सीखेंगे। अगर मैंने जैसे करा है, आप अगर उस तरह से करते हैं तो आपके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा। किस तरह से, मान लेते हैं यार अपन ने कई सारी चीजें मानी हुई हैं, तो ये भी मान लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, अल्फा मानते हैं, हमें पता नहीं है, हमने कितना मान लिया अल्फा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, कितना मान लिया बीटा। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए ए के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना माना हुआ है अल्फा, बी के लिए कितना माना हुआ है बीटा, तो यहां से अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लो लिखना चाहूं तो यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है अल्फा, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया है बीटा। अब मैं इस रिएक्शन का ही यूज करूंगा, देखना। अब यहां पर मैं रेट लो लिखना चाहता हूं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से अगर बात करूं तो यहां पर मेरे पास क्या आने वाला है, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 4 है जब ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 और बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन 4 है इक्वल टू के जब ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 की पावर अल्फा और बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2 की पावर बीटा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से ऐसा लिख लिया है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन 4 है जब ए की कॉन्सेंट्रेशन मैंने 2 रखी और बी की कॉन्सेंट्रेशन 2 रखी है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 रेट ऑफ रिएक्शन 16 आई है जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2 रखी है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितनी रखी है 4 रखी है। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से मैंने रेट लो लिख लिया है। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन पुट करी, यहां पर ए की कॉन्सेंट्रेशन और यहां पर बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 और 3 से रेट लो लिख लिया भाई। अब मैंने क्या करा है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को डिवाइड कर दिया है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू के 2 की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर बीटा डिवाइडेड बाय के इंटू 1 की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर बीटा। अब यहां पर देखना कि ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर बीटा से 2 की पावर बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या है 2 की पावर अल्फा, नीचे क्या है 1 की पावर अल्फा, 2/1 की होल पावर क्या हो जाएगी अल्फा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 2 की पावर अल्फा। अब अल्फा की क्या वैल्यू हो कि यहां पर 1 आ जाए। अगर मैं 0 पुट करता हूं अल्फा की जगह मैं क्या पुट करता हूं 0 पुट करता हूं, तो अल्फा की जगह 0 पुट करूंगा तो यहां पर क्या जाएगा 1। तो यहां पर जो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और अल्फा क्या माना हुआ है आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा आपका 0। वैसे ही अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3, यहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को मैं क्या करता हूं डिवाइड करता हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू के 2 की पावर अल्फा इंटू 4 की पावर बीटा डिवाइडेड बाय के इंटू 2 की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर बीटा। अब यहां से देखना
4 से 16 टाइम्स 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, k से कैंसिल आउट कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर अल्फा से 2 की पावर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 की पावर बीटा है, नीचे 2 की पावर बीटा है, तो 4/2 की होल पावर क्या हो जाएगा बीटा, 4 2 से 4 टाइम 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा 4 = 2 की पावर बीटा। तो अब बीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यहां पे 4 आ जाए, 0 पुट करूंगा तो 1 आएगी, 1 पुट करूंगा तो 2 आएगी, और 2 पुट करूंगा तो 4 आएगी। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना निकला है 0, बी के रेस्पेक्ट में कितना निकला है 2, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकला अल्फा प्लस बीटा दैट इज 0 + 2 दैट इज 2। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ज्यादा चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्योंकि हर साल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन देखा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर इस तरह का सवाल हमारे पास बनेगा। अब जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर जो क्वेश्चन बन सकता था उसे अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है एक डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां से भी क्वेश्चन देखा जाता है भाई, बहुत ज्यादा चांस होता है कि मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर क्वेश्चन बने, डिफरेंस आपसे पूछता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यार हमारे पास एक डिफरेंस आता है मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। बहुत ज्यादा चांस हमारे पास बनते हैं कि ये डिफरेंस हमसे पूछा जाए। तो इन डिफरेंस को अपन किस तरह से अपनी आंसर शीट में लिखेंगे उसकी बात करते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें मेनली 3 पॉइंट को ध्यान रखना है। अगर इन पॉइंट्स का आपको दिमाग में रह गया और आपने इसे आंसर शीट में लिख दिया तो कोई आपके नंबर नहीं काट सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन ये लिखेंगे कि मॉलिक्युलरिटी होती क्या है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मॉलिक्युलरिटी की अगर जनरल बात करें तो मॉलिक्युलरिटी को अपन कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिंपल रिएक्शन में कितने रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड कर रहे हैं वही क्या होता है मॉलिक्युलरिटी होता है। दैट इज मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन इन अ सिंपल रिएक्शन। कि एक सिंपल रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं कितना नंबर है उन रिएक्टिंग स्पीसीज का जो साइमल्टेनियस कोलिजन कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है मॉलिक्युलरिटी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो अभी अपन जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट लो में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं उनकी जो पावर होती है वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट लो। आप मॉलिक्युलरिटी देखकर बता सकते हो रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी कि भाई 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो उसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, 4 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं आपस में तो उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी 4 होगी। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और वहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो अभी आपने एक्सपेरिमेंटल डेटा की मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करा है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वो क्या है आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और ये आपका एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं होगा यार 0 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है या आधा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है या 1/4 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है या -2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है। भाई मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उसका नंबर होगा कि 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं या 5 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो मॉलिक्युलरिटी कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती और नेगेटिव तो
हो ही नहीं सकती यार। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपका जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो 3 पॉइंट 3 मार्क्स आपको दिला के जाएंगे। पहला उनकी डेफिनेशन, दूसरा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ये जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो, फ्रैक्शनल, नेगेटिव हो सकता है। ये 3 पॉइंट और आपके 3 मार्क्स पक्के भाई। तो यहां पर इस तरह का आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। ये डिफरेंस था मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां से आपके न्यूमेरिकल फ्रेम होने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, की कितने टाइप की हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यार हमारे पास आ रहा है वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिनमें हमें 2 डिस्कस करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमारे न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं और कई बार हमसे ग्राफ पूछे जाते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होंगी? ऐसी रिएक्शन जो कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर 0 हो, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर 0। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो R इक्वल टू के। मतलब आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओ घटाओ, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। अब इसके जो फॉर्मूले हैं उन्हें अपन निकालने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपन याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि समझो हमारे पास एक रिएक्शन है, A गिव्स प्रोडक्ट T इक्वल टू 0। जब अपन ने रिएक्शन स्टार्ट करी तो A की कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगी, अपन मान लेते हैं A या C नोड हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पर नहीं होगी क्योंकि इनिशियल है भाई, रिएक्शन अभी अभी जस्ट स्टार्ट करी है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा A की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। सपोज जो A था उसमें से X पार्ट क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। A में से X पार्ट कंज्यूम हो गया और तो X पार्ट हमारा प्रोडक्ट का बन जाएगा। या हम Ct मान सकते हैं। Ct क्या है कि ये T टाइम पर जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है A की वो कितनी मानी है हमने? Ct। C नोट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0। मतलब जब अपन ने रिएक्शन को जस्ट स्टार्ट करा उस टाइम पर A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मानी हुई है? C नोट या A। Cd क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, कि t टाइम पर हमारी A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो यहां पर हमारे पास 3 एक्सप्रेशन निकलते हैं। पहला x इक्वल टू के टी, x क्या होता है? कंज्यूम पार्ट, की A में से कितना पार्ट चला गया है भाई, कितना पार्ट कंज्यूम हो चुका है। तो पहला एक्सप्रेशन निकलता है x इक्वल टू के टी। दूसरा एक्सप्रेशन है Cd इक्वल टू C नोट माइनस के टी। आप ऐसे भी देख सकते हो कि Cd किसके बराबर है? A माइनस x के बराबर। A की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? C नोट, और x की जगह पर आप क्या रख सकते हो? Kt। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास Ct इक्वल टू C नोट माइनस Kt। और थर्ड T हाफ आपको निकालना है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब एक ऐसा टाइम जिस पर जो कॉन्सेंट्रेशन है कि वो इनिशियल के कितनी हो जाए? आधी हो जाए। तो उस टाइम को आप क्या बोलते हो? हाफ लाइफ। तो यहां पर हाफ लाइफ निकालोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, Ct की जगह क्या पुट कर देना है? C नोट बाय 2। तो आपके लिए T हाफ कितना जाएगा? C नोट अपॉन 2 के। तो यहां पर आपके पास 3 एक्सप्रेशन निकलते हैं। पहला है x इक्वल टू के टी, दूसरा है Ct इक्वल टू C नोट माइनस के टी, एंड थर्ड इज T हाफ इक्वल टू C नोट अपॉन 2 के। अब जो फोर्थ पॉइंट है ना, यहां से आपके न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं, यहां से आपके न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं। अगर आपको ये एक्सप्रेशन आते हैं तो आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हो। यहां से आपके न्यूमेरिकल फ्रेम्स होते हैं।
अब नेक्स्ट आपके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आपके तीन बन सकते हैं। पहला ग्राफ है x वर्सेस t का। आप जानते हो आपके पास इक्वेशन आई है x इक्वल टू kt, तो ये इक्वेशन क्या हो रही है, y इक्वल टू mx को फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो x और t में क्या ग्राफ आएगा भाई, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट जो दूसरा ग्राफ है वो है हमारे पास ct वर्सेस t का। तो आप इस इक्वेशन को देखो, ct को अगर y एक्सिस पर लेते हो, t को अगर x एक्सिस पर लेते हो, तो आपकी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस k, और आपका जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, c नोट। तो डिक्रीजिंग स्लोप स्ट्रेट लाइन आपकी इक्वेशन है, और इसका इंटरसेप्ट क्या आने वाला है आपका, c नोट, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होने वाला है, k होने वाला है। थर्ड आपके पास है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, कि रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन में किस तरह का ग्राफ बनेगा। अभी आपने देखा कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 0, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को आप चाहे बढ़ाओ या कम करो, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाओगे तो आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाओ, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम रहने वाली है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको इतना आता है, ये तीन एक्सप्रेशन आते हैं, तो आपके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो ग्राफ से फ्रेम होता है, तो इन ग्राफ्स को याद रखने की कोशिश करें। ये इक्वेशन आपको याद है तो आप ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हो। ये दोनों जो ग्राफ आए वो स्ट्रेट लाइन आए, और यहां से ये ग्राफ यहां से आ जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पूरा दिमाग में आ जाएगा। अब जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमें क्या याद रखना है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू दी पावर 1, मतलब यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, एक कांस्टेंट आया R इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। तो यहां पर अपन एक रिएक्शन लेके चलते हैं जिससे अपन एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, A गिव्स प्रोडक्ट। सपोज T इक्वल टू 0 पर हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है A की वो कितनी मान ली, स्मॉल a या C नोट। उस टाइम पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी क्योंकि रिएक्शन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, सपोज T इक्वल टू T टाइम पर A में से X पार्ट कंज्यूम हो चुका है, और जितना A का पार्ट कंज्यूम हुआ है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। तो इसमें से X गया है तो प्रोडक्ट हमारा X फॉर्म हो चुका है। या अपन ऐसा मान सकते हैं कि T टाइम पर हमारी जो A की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, Ct। तो यहां पर अपन ने कई सारे टर्म यूज करें। X का मतलब क्या है, कंज्यूम पार्ट, C नोट या A का मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, Ct का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, और T हाफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास तीन एक्सप्रेशन निकलते हैं। पहला एक्सप्रेशन निकलता है K इक्वल टू 1 अपॉन T इंटू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। दूसरा है हमारे पास Ct इक्वल टू C नोट e की पावर माइनस KT, और थर्ड है T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। ठीक है, अब जो फोर्थ है हमारे पास वो है ग्राफ्स, कि अपन ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं। तो पहला ग्राफ अपन बना रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में। यहां पर देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहां देखो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाया, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हो, एक्स एक्सिस में जैसे आगे मूव कर रहे हो वैसे कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रही है। दूसरा ग्राफ आपके है Ct वर्सेस टाइम का, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t वर्सेस टाइम का। अब यहां पर देखो हमारे पास इक्वेशन है Ct इक्वल टू C नोट e की पावर माइनस KT। तो यहां पर Ct और t में जो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट आपको दिख रहा है e की पावर माइनस में है, मतलब एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट आने वाला है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी A की एट t टाइम पर वो कम होती
जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, उसमें भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड है आपके पास टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ। आपने टी हाफ देखा, यहां पर टी हाफ कितना निकला है 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। यहां पर आप जानते हो के जो है वो तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है और ये तो आपका कांस्टेंट है। आप कंसंट्रेशन को चाहे बढ़ाओ कम करो, आपकी हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन को आप बढ़ा रहे हो, जो आपकी हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है के पर, और के आपका डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पर। तो यहां पर कंसंट्रेशन को जैसे जैसे आप चेंज करोगे, आपकी हाफ लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो ये दो पॉइंट हुए, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। इस तरह से आप डिवाइड करके रखोगे तो आपके लिए जो मेमोराइज करना होगा इसे बहुत आसान हो जाएगा। और आपको अगर ये इक्वेशंस याद हैं, यहां से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इस इक्वेशन से आपके न्यूमेरिकल बड़े पूछे जाते हैं यार। K इक्वल टू 1/T इंटू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। एक्स का मतलब क्या है? कंज्यूम पार्ट, इस बात का ध्यान रखें। A आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, या A माइनस एक्स की जगह कभी कभार आप CT भी पुट कर सकते हो। ये C नोट और ये क्या हो जाएगा CT, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इतने से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और यहां पर जो भी न्यूमेरिकल बनेगा आप इन पॉइंट से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। और अभी जो हमारे पास बचा हुआ है एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, उसकी बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में यार हमारे पास एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन देखा जाता है, लगातार वो आता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम जो लेते हैं भाई उन कमेटी का वो फेवरेट क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन T50% एंड T75%, या कभी कभार आपसे कैसे कहा जाता है कि रिलेशन बिटवीन T12 एंड T3/4 में आप क्या करो, एक रिलेशन बताओ यार कि T50% एंड T75% में क्या रिलेशन होगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से अपन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं K इक्वल टू 1/T इंटू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। A यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और X क्या है, कंज्यूम पार्ट है। तो यहां पर T हाफ के लिए लिखता हूं, T हाफ का मतलब क्या है, या T50% का मतलब क्या है, ऐसा टाइम जिस पर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल के कितनी हो गई, हाफ हो गई। सपोज इनिशियल कितना मान के चलते हैं, A मान के चलते हैं। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन को देखना, T इस साइड लेके जाता हूं, K यहां पर आ गया, T हाफ इक्वल टू 1/K इंटू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, ऐसा टाइम जिस पर कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल के हाफ हो गई। अगर इनिशियल के हाफ हो गई तो कंज्यूम कितना हुआ, कंज्यूम कितना हुआ भाई, कंज्यूम हो गया आपके पास कितना, A/2। तो यहां पर A/2 पुट करा तो T हाफ इक्वल टू आया 1/K इंटू 2.303 log, यहां से A माइनस A/2 दैट इज A/2। यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो कि यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास क्या है A, नीचे क्या है A/2। तो यहां A से A कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 2, तो log 2 यहां पर। अब यहां पर उसी तरीके से T3/4 के लिए कैलकुलेट कर सकते हो क्या, 1/K इंटू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे 3A/4 यहां पर। तो T3/4 क्या आ गया, यहां पर देखना, यहां पर आपने क्या सॉल्व करा, यहां पर करा A अपॉन 3A/4 की जगह क्या होगा 4A माइनस 3A दैट इज A अपॉन 4। A से A कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आएगा 4, तो यहां पर log 4। तो ये बना हमारे पास T3/4 इक्वल टू 1/K इंटू 2.303 log 4। ये हमारे पास है 1/K इंटू 2.303 log 2, ये log 4। अब आप क्या करते हो, इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हो इक्वेशन 1 से। तो T3/4 डिवाइडेड बाय T हाफ इक्वल टू 1/K इंटू 2.303 log 4।
अपॉन 1 अपॉन के इंटू 2.303 log 2। 1 अपॉन के से 1 अपॉन के कैंसिल कर देते हो। log 4 की वैल्यू कितनी है 0.60, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.30। इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिलेशन आएगा t3/4 इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, कि t 75% जो होता है वो कितना होता है भाई 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसी का जो सिमिलर क्वेश्चन है वो देखा जाता है t 90% एंड t 99% पे। आपसे कहे कि रिलेशन बिटवीन t 90% एंड t 99%, तो इसे करना तो बड़ा सरल है। मान लो हमारे पास रिलेशन तो ये यूज होगा k इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। तो मान लो a जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है हमारे पास 100 मोलर है, तो t 90% क्या होगा 1 अपॉन k इंटू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे क्या पुट करोगे 90% के लिए निकाल रहे हो मतलब 90, तो यहां पर आएगा आपके पास log ये 100 अपॉन यहाँ पर 10 से 100 10 टाइम कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी t 90% इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू 2.303 log 10, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब t 99% के निकालते हैं तो 1 अपॉन k इंटू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स की पे क्या पुट कर दोगे 99% के लिए निकाल रहा हो तो 99, तो यहां पर कितना आएगा 100 माइनस 99 दैट इज 1, तो यहां पर log 100 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी t 99% इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू 2.303 log 100। अब आप क्या कर दो सिर्फ इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रिलेशन क्या जाएगा t 99% इक्वल टू 2 इंटू t 90%। तो ये दो बड़े फेमस क्वेश्चन हैं कि t 75% एंड t 50%, t 90% एंड t 99% में रिलेशन, ये बड़े फेमस से सवाल हैं। अब यहां पर आकर हमें कुछ चीजों को सोचना है कि हमारे काइनेटिक्स से कहां से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि इसके बेसिस पर आप क्या करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करो। दूसरा क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। थर्ड आपके साथ बन सकता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस से। फोर्थ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बनेगा वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के जो एक्सप्रेशन निकले हैं वहां से, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके पास पूरा सिनेरियो है केमिकल काइनेटिक्स का। तो यहां पर आपको ये भी सोचना आना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कहां से बन सकता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है केमिकल काइनेटिक्स की। अगर इसको पढ़ लिया तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, बस इन चीजों को समझ आना चाहिए। अब बात है आपकी प्रैक्टिस की, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फुल वीडियो देखना है, बहुत एक्सपांड फॉर्म में देखना है तो वहां पर जाएं, वहां पर आपको एक्सपांड फॉर्म में वीडियोस मिलेंगे, डिटेल मिलेगी हर एक कॉन्सेप्ट की, वहां पर आप जा सकते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।